सभी का स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री? डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो देखिएगा, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड ग्रुप्स इन ए मॉलिक्यूल इन स्पेस आर कॉल्ड स्टीरियो केमिस्ट्री। कि स्पेस में जब भी अपन बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री का जब भी जिक्र होगा, यानी कि 3D स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगी, हम यदि कोई दो मॉलिक्यूल हमारे पास है जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ तक कि IUPAC नेम भी उनका सेम है, बट उनका यदि अपन रोटेट कर दे स्पेस में तो रोटेट करने से उनकी प्रॉपर्टीज में इतने चेंजेस हो जाते हैं कि उन दोनों मॉलिक्यूल का क्या हो, वर्क बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में अपन डिटेल से जानने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको इसमें फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर लिखता हूँ, आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? देखिएगा, आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होगा, देखो, टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट but different in their physical and chemical properties are called isomers, and this phenomena is known as isomerism. ऐसे कंपाउंड, दो या दो से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट दोनों क्या हो, सेम हो, बट उनके फिजिकल या केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसी चीज को अपन ने क्या कहा है, आइसोमर कहा है। और इस पूरी फिनोमिना को हमने क्या कहा है, आइसोमेरिज्म। तो देखो, आइसोमेरिज्म में मैं बात करूं, यहाँ पर हमने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम, एंड मॉलिक्यूलर वेट सेम, बट डिफरेंट किस में आ रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो, इस टाइप के हमारे पास जो भी स्पीशीज होगी उनको हमने आइसोमर कहा है, और पूरी फिनोमिना को हमने क्या कहा है, आइसोमेरिज्म। तो देखो, यहाँ पर दो या दो से अधिक हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ये कंडीशंस अवेलेबल है, उन मॉलिक्यूल्स को अपन क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। आइसोमेरिज्म हमारे पास कितने टाइप्स की होगी वो अपन देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म हमारे पास टू टाइप्स की होगी। एक हमारे पास होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड हमारे पास होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको एक और नाम से अपन जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। नाउ इसको एक और अपन ये कह सकते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन की अपन बात कर लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो, आइसोमेरिज्म में क्या था कि टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट। तो ये दोनों कंडीशंस तो इसमें क्या होगी, इक्वली अवेलेबल होगी, कि इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा, एंड ना उसमें भी ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा, बट यहाँ डिफरेंट क्या होगा, वो अपन जान लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिएगा, टू या मोर देन टू कंपाउंड्स having same molecular formula, same molecular weight, but different structural formula,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से डिफरेंस का मतलब समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग ऑफ सीक्वेंस क्या होगी, वो डिफरेंट होगी एटम्स की। एटम्स की जो बॉन्डिंग ऑफ सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। एंड यहाँ पर देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या हो, डिफरेंट हो, बट दोनों मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। तो ऐसे स्पीशीज को अपन ने क्या कहा है, या ऐसे कंपाउंड्स को हमने क्या कहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या स्ट्रक्चर, इस पूरी फिनोमेना को क्या कहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट यहाँ मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 नाउ O एंड CH3 एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं CH3 एंड नाउ CH2 एंड OH। ओके, यहाँ सबसे पहले मैं बात करूं कार्बन की, तो देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन 2 एंड हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 एंड 3 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 2 कार्बन एंड 6 ऑक्सीजन एंड 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, सॉरी। तो यहाँ पर ओवरऑल पता चला, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों एग्जांपल्स में क्या है, सेम है। यहाँ पर 1 एंड 2 यहाँ नंबर डाला, तो यहाँ पर हमें देखो इसमें भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है, यहाँ पर भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, दोनों का सेम होगा। बट देखो बॉन्डिंग ऑफ सीक्वेंस जो एटम्स की वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, यहाँ ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में अटैच है, और यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास किसके बीच में अटैच है, 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पर बॉन्डिंग ऑफ सीक्वेंस क्या हो रही है, एटम्स की डिफरेंट हो रही है। इस वजह से हमारे पास इसको अपन किसमें काउंट करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। एंड नाउ देखो यहाँ पर पूरा ग्रुप चेंज हो गया, ये तो हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, इथाइल, और यहाँ पर क्या हो गया, अल्कोहल। बस बॉन्डिंग ऑफ सीक्वेंस हमने चेंज किया और उससे हमें क्या मिला, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। ये इसी का एक पार्ट है, अलग से इसमें टाइप पढ़ा जाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके 6 टाइप होंगे हमारे पास। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप की होगी। सबसे पहले मैं बात करूं चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म, एंड नेक्स्ट हमारे पास बात करें फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज आइसोमेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट रिंग चेन आइसोमेरिज्म। 6 टाइप के हमारे पास ये आइसोमेरिज्म होगी। एंड नेक्स्ट मैं बात करूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स का 3D अरेंजमेंट है या स्पेशल अरेंजमेंट है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इस तरह के आइसोमर को हमने क्या कहा है, स्टीरियो आइसोमर्स। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम ही होगा, बट डिफरेंट क्या है, यहाँ पर बॉन्डिंग ऑफ सीक्वेंस। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब है बॉन्डिंग ऑफ सीक्वेंस भी एटम्स की डिफरेंट है, बट डिफरेंट क्या है, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, वो क्या है हमारे पास डिफरेंट होगा। और इस तरह के आइसोमर को हमने क्या कहा है, स्टीरियो आइसोमर्स। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, नहीं आपको डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक में PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको इसके सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी आज के लेक्चर के होंगे वो सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट मैं बात करूं, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास कितने टाइप्स के होंगे, ये हमारे पास 6 टाइप के होंगे। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूं फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो देखिएगा, फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड हमारे पास क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड हमारे पास होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एंड फोर्थ हमारे पास होगा मेटामेरिज्म, एंड फिफ्थ हमारे पास क्या होगा, टोटोमेरिज्म, एंड लास्ट एंड फाइनल हमारे पास होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये 6 टाइप के हमारे पास आइसोमेरिज्म होंगे, एंड इसके अलग अलग टाइप्स है। चेन आइसोमेरिज्म में चेन्स डिफरेंट होगा, पोजीशन में पोजीशंस डिफरेंट होगी। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का भी एग्जांपल भी देखा था, एक ईथर था और एक एल्कोहल था, सिर्फ हमने बॉन्डिंग ऑफ सीक्वेंस चेंज करने से हमें क्या मिला,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे मैं बात करूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये भी हमारे पास क्या होगा, टू टाइप्स के होंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होगा, टू टाइप्स से होंगे। एक को कहेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट कौन सा होगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। एंड सेकेंड हमारे पास होगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। Configurational isomerism and conformational isomerism. What is conformational isomerism and what is configurational isomerism? तो देखिएगा conformational isomerism में मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, these isomer are required minimum amount of energy for interconvertible। यहाँ पर इस तरह के जो आइसोमर है उनको कम रिक्वायरमेंट की एनर्जी होती है इंटरकन्वर्टेबल के लिए। एंड नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर देखो, दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। भाई कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इंटरकन्वर्टेबल के लिए, तो ये एनर्जी कहाँ मिल जाएगी आपको, एट रूम टेम्परेचर पर ये एनर्जी क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। एंड अवेलेबल होने की वजह से आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरकन्वर्टेबल हो जाएंगे। तो इंटरकन्वर्टेबल हो जाएंगे तो इनको सेपरेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर सो दीज आइसोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो देखिएगा दीज आइसोमर्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर इंटरकन्वर्टेबल एंड दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। सो दीज आइसोमर इज नॉट सेपरेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो आप ये भी कह सकते हो कि दीज आइसोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हिंदी शब्द में कहना चाहूं तो यहाँ पर जो भी आइसोमर्स है उनमें कम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है आपस में इंटरकन्वर्ट होने के लिए। और इंटरकन्वर्ट कम एनर्जी पे क्या होंगे, आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक सिस ब्यूटीन है एंड सिस ब्यूटीन किसमें कन्वर्ट हो रही है, ट्रांस ब्यूटीन में। ट्रांस ब्यूटीन ये हमारे पास क्या हो गया, सिस ब्यूटीन एंड नाउ ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांस ब्यूटीन। ओके, सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन। देखो यहाँ पर ये दो अलग अलग आइसोमर्स हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पर ये आइसोमर्स कम एनर्जी पर ही क्या होंगे, एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इंटरकन्वर्ट हो जाएंगे। और इंटरकन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा एट रूम टेम्परेचर पर। तो देखिएगा नेक्स्ट इसकी बात करूं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जहां लो अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप कह सकते हो दीज आइसोमर आर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। सो दीज आइसोमर इज नॉट इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर। ओके, जब ये एनर्जी हमें रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होगी तो हमारे पास जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है वो एक दूसरे में क्या होंगे, इंटरकन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और इंटरकन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो सो दीज आइसोमर कैन बी सेपरेटेड। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल हमें ये पता चला कि इन मॉलिक्यूल में कम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपस में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पर हाई अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपस में इंटरकन्वर्ट नहीं हो पाते। जब ये इंटरकन्वर्ट नहीं होंगे तो इनको सेपरेट करना क्या होगा, इजी
होंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमर। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टू टाइप्स होगा, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इनमें भी अपन बात करते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आप हेडिंग डालिएगा फिर से, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की मैं बात करूं तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन पढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या डिफरेंट होगा। तो अपन कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट इन देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज या ऑप्टिकल एक्टिविटीज। जो भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होगी उनमें क्या हो, डिफरेंट हो। तो इस तरह के आइसोमर्स को अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। तो बात करें ऑप्टिकल आइसोमर्स की तो देखो यहाँ पर मैं बात करूं कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मैंने जिक्र किया है कि व्हाट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमने डिफरेंट पढ़ रहे हैं अपन कि टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉरी molecular weight and now same structural formula but different in their optical properties. So what is optical properties? So optical properties means to rotate plane of polarized light is different. कि optical properties का मतलब होगा plane of polarized light को हमारे पास जो compounds होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग तरीके से रोटेट करेंगे। और वो रोटेट किस तरह से होगा वो अपन देख लेते हैं। देखा कि सबसे पहले मैं बात करूं आप लोगों के सामने कि which compound या compound which rotate the plane of polarized light are called optical and this property is known as optical activity। देखो वो कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करे, रोटेट करते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड नाउ इस पूरी फिनोमिना को क्या बोलेंगे अपन, ऑप्टिकल, या पूरी इस प्रॉपर्टीज को किस नाम से जानेंगे अपन, ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम से। तो ऑप्टिकल एक्टिविटीज को बताने से पहले मैं आपको प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का मतलब मैं आपको बताता हूं। तो देखिएगा व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या है तो वो देख लीजिएगा एक बार के लिए कि यहाँ पर मैंने एक EMR लिया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने यहाँ पर ले लिया है, या EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पर क्या होगा, दो हमारे पास फील्ड होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। एंड नाउ मेरे पास एक फील्ड और होगा, वो क्या होगा, इस फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से है तो ये क्या होगा, इस तरह से। वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो भी हमारे पास, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखा हमने इसको, इलेक्ट्रिकल फील्ड। एंड नाउ हमारे पास ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एंड नाउ ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे मैंने इसको लिखा है, मेरे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये तीनों पैरामीटर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे लाइट सोर्स की, ये मेरे पास मैंने लाइट सोर्स लगा दिया कि हमारे पास जो लाइट मिल रही है वो ये है हमारे पास, इसको मैंने लिख दिया लाइट सोर्स। यहाँ से हमें लाइट मिल रही है। एंड हमारे पास जो लाइट है वो नॉर्मल लाइट है, और इस नॉर्मल लाइट का जो अरेंजमेंट है अपन इसको क्या कह सकते हैं, 3D लाइट्स भी कह सकते हैं। 3D लाइट, 3D लाइट या फिर नॉर्मल लाइट कह सकते हैं। इसमें तीनों ही वेक्टर्स इन्वॉल्व है। वेक्टर देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड वेलोसिटी, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब अपन 3D लाइट को किसके थ्रू पास करवाते हैं, किसके थ्रू पास करवाते हैं, पोलराइड के थ्रू। पोलराइड के थ्रू जब आप पास करवाओगे 3D लाइट्स को, पोलराइड, ये हमारे पास पोलराइड क्या होगा, आपने 11th-12th क्लास में प्रैक्टिकल किया है यहाँ पर, तो जरूर आपको पता होगा निकोल प्रिज्म का।
लाइट को रोटेट करेंगे उन कंपाउंड्स को अपन क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, तो देखो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे पीडीएफ के जरिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स की मैं बात करूं कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो देखो वो कंपाउंड जो प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, यदि वो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो हमारे पास क्या टर्म्स अवेलेबल होगी, एंड यदि वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म्स ऑब्जर्व होगी, वो अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्या था, 2D लाइट्स थी, 3D लाइट्स को हमने किसमें कन्वर्ट किया, 2D लाइट्स को किसके जरिए किया, पोलराइड्स के जरिए हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, 2D लाइट्स में। और इस 2D लाइट को आपने क्या कहा है, इस 2D लाइट को आपने क्या है, प्लेन और पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इसको आपने क्या कहा है, प्लेन और पोलराइज्ड लाइट, प्लेन और पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यदि प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को ऐसे कंपाउंड जो क्या करे, इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो इसको आप क्या कहोगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो इस ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या, इस फिनोमेना को अपन क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी। देखो मैं पूरा एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। मेरे पास एक एग्जांपल है COH, नाउ C and OH, now H and now CH3, and next examples की मैं बात करूं, COH, now C and OH and now H and now CH3। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास मैं बात करूं, यदि इस कंपाउंड्स की मैं बात करूं, ऐसे कंपाउंड जो इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करे, कैसे क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो इसको अपन कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहाँ पर इसको अपन क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड नाउ डेक्स्ट्रो रोटेटरी के साथ इसको और क्या कह सकते हैं, स्मॉल d भी लिखा हुआ आ सकता है आपको, या फिर इसको अपन किसके कर सकते हैं, प्लस के साइन से भी शो करते हैं। नाउ ऐसे कंपाउंड जो इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, कैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो इस तरह के कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी, या फिर आप क्या कहोगे, स्मॉल एल, या फिर आप क्या कहोगे, माइनस से भी शो करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखो, इफ कंपाउंड रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर स्मॉल d, या फिर प्लस। ओके, एंड अदर कंपाउंड्स की मैं बात करूं, इफ कंपाउंड रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज, then it's said to be लीवो रोटेटरी और स्मॉल एल, या फिर आप इसको क्या कहोगे, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर आपको इजीली पूरी चीजें समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट में बात करूं आपके सामने, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होगी, टू टाइप्स के होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट हमारे पास में बात करूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होगी, टू टाइप्स की होगी। टू टाइप्स हमारे पास में बात करूं, फर्स्ट हमारे पास एनेंशियोमर, फर्स्ट आप क्या कहोगे, एनेंशियोमर, एंड सेकंड हमारे पास क्या होगा, डाइस्टीरियोमर्स टाइप, सेकंड हम क्या कहेंगे, डाइस्टीरियोटाइमर्स, डाइस्टीरियोमर्स। ओके, डाइस्टीरियोमर्स। एंड एनेंशियोमर को आप क्या कह सकते हो, और एनेंशियोमर को अपन और क्या कह सकते हैं, तो देखो एनेंशियोमर को अपन और यहाँ पर एंटीपोड्स भी कह सकते हैं, यहाँ पर तो लिख सकते हो, ऑप्टिकल एंटीपोड भी कह सकते हैं। एनेंशियोमर को और क्या कहा सकता है, ऑप्टिकल एंटीपोड्स। एंड नाउ एक और अपन नाम से इसको जान लेते हैं, तो देखो एनेंशियोमर को एक और नाम से जानते हैं अपन, इन्वर्टोमर्स भी कहते हैं, इन्वर्टोमर्स भी कहते हैं, इन्वर्टोमर भी लिखा हुआ आता है, इन्वर्टोमर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट एक और
टू ईच अदर। ये जो आइसोमर्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। देखो एंड नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे पास यहीं पर लिख देता हूँ कि these isomer या they isomer are non superimposable and these isomers are non superimposable, non superimposable, superimposable। ओके नाउ नेक्स्ट में डाइस्टीरियोमर की बात करूं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा these isomer, these isomer are not mirror image, not mirror image, mirror image। नेक्स्ट में बात करूं हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये भी क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल। तो देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। देखो मैंने नाइट्रोजन में एक एग्जांपल लिखा है CWH, now CNOH, now H and now CH3 एंड फिर से मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एक मिरर लगा दिया है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CWH, now C and now OH and now H और यहाँ पर लिखा मैंने CH3। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा लैक्टिक एसिड। इसको क्या कहा जाता है, लैक्टिक एसिड कहते हैं। लैक्टिक एसिड यदि आपको याद रख लेना है, इससे आपको कहीं पूछ सकता है आपको लैक्टिक एसिड। तो देखो एनहाइड्रोमर क्या होंगे, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एनहाइड्रोमर हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज। देखो यहाँ पर मैं बात करूँ, मेरे हाथ आपको दिख रहे हैं, हैंड आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो इन दोनों हमारे पास जो थंब है इनके बीच में हमने एक मिरर लगा दिया। मिरर मान लीजिए, सपोज करो इनके बीच में मिरर प्रेजेंट है, तो ये आपस में एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। थंब के सामने थंब और ये जो फिंगर्स है इनके सामने फिंगर्स प्रेजेंट है। तो देखो इसके सामने ये प्रेजेंट, इसके सामने ये प्रेजेंट एंड नाउ इसके सामने ये प्रेजेंट। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों हमारे पास क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। जब इनको मैंने बिल्कुल इस मॉलिक्यूल को आप उठाकर एज इट इज ले आइए और इस मॉलिक्यूल को उठाकर आपने एज इट इज इस पर रखा, तो हमें पता चला देखो इस छोटी फिंगर के सामने हमारे पास थंब है एंड नाउ यहाँ पर फिर इस थंब के नीचे फिर से स्मॉल फिंगर आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, मिरर इमेज तो थे, बट ये दोनों आइसोमर एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह के आइसोमर को अपन क्या कहेंगे, एनहाइड्रोमर। देखो यहाँ पर CWH के सामने CWH, OH के सामने OH, H के सामने H, नाउ CH3 के सामने CH3। और यहाँ पर जब इस मॉलिक्यूल को ऐसे उठाइए, सपोज कीजिए स्पेस में सारी चीजें सीखने वाले, आप उठाइए इस मॉलिक्यूल को, इमेजिन कीजिए और इस पर रख दीजिएगा, या फिर इस मॉलिक्यूल को आपको इस पे रखना है। तो देखो CWH पे CWH आ जाएगा, C पे C आ जाएगा, बट H के ऊपर क्या आ जाएगा, OH, और OH के ऊपर क्या आ जाएगा, H। तो हमें पता चला ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। तो इस तरह के आइसोमर क्या कहलाएंगे, एनाइसोमर या इन्वर्टोमर्स या एंशियोमॉर्फ या फिर ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी कहते हैं इनको। एंड नेक्स्ट मैं बात करूं डाइस्टीरियोमर की, तो डाइस्टीरियोमर में नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो इस तरह के आइसोमर्स क्या होंगे, ना तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ना ही एक दूसरे पर क्या होंगे, सुपर इम्पोजेबल होंगे। एक दूसरे पर क्या होंगे, सुपर इम्पोज नहीं होंगे। फिर से अपन हैंड पर आते हैं। देखो यहाँ मैं बात करूं, इस तरह से आप बात कर लीजिएगा कि यहाँ पर देखो इस तरह का हमारे पास रफली दिख रहा है, यहाँ पर ये रेखा दिख रही है आपकी, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ना ही एक दूसरे पर क्या होंगे, सुपर इम्पोज होंगे। देखो एक तरफ फिंगर्स है और एक तरफ मेरे पास थंब है, ना ही एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हो
पर मैंने क्या लगाया, मिरर लगा दिया, और यहाँ पर फिर से मैंने लिखा CHO, now C and now C and CH2OH, और यहाँ पर मैंने environment लिखा OH, now H and now H and now OH। सबसे पहले बात करूँ इन फॉर्म्स की, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, इरिथ्रोफॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, इरिथ्रोफॉर्म। एंड नाउ मेरे पास ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास थ्रियोफॉर्म है। कौन सी, थ्रियोफॉर्म। व्हाट इज थ्रियो एंड व्हाट इज इरिथ्रोफॉर्म, तो देखिएगा जब हमारे पास सेम टाइप के ग्रुप, इरिथ्रो क्या होगा देखिएगा, जब हमारे पास सेम टाइप के ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो तो इस तरह के हमारे पास जो आइसोमर्स होंगे वो इस तरह की जो फॉर्म्स होंगी उनको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोफॉर्म। एंड नाउ नेक्स्ट में बात करूं, ये थ्रियोफॉर्म है या थ्रियो आइसोमर जो भी बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, जब सेम टाइप के ग्रुप जब अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे तो ये सेम टाइप के जो एटम्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, तो इस तरह के फॉर्म्स को अपन क्या बोलेंगे, थ्रियोफॉर्म। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डायस्टेरियोमर की, तो देखो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो यहाँ पर पता कर लेते हैं। CHO के सामने CHO दिखा, बट OH के सामने OH भी दिख रहा है, H के सामने H भी दिखा, बट यहाँ पर देखो मिरर लगाया, OH के सामने क्या दिख रहा है आपको, H दिख रहा है। तो ये आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। एंड बात करते हैं क्या एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो इसको आप उठाइएगा, एज इट इज आपने उठा लिया, CHO को आपने उठाया, CHO को इस पूरे मॉलिक्यूल को आपने हवा में रखा और इसके ऊपर रखना है। CHO के ऊपर CHO आ जाएगा, C के ऊपर C, बट OH के ऊपर क्या आ रहा है, H आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चला ये आइसोमर हमारे पास क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। तो इस तरह के आइसोमर को आप क्या कहोगे, डायस्टेरियोमर। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ टर्म्स है हमारी बेसिक टर्म्स, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, सम टर्मिनोलॉजी याद कर लेते हैं जो हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री में काम में आने वाली है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ कायरल सेंटर। क्या है, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, व्हाट इज कायरल सेंटर, सभी बच्चों को वैसे पता होगा, सारे स्टूडेंट्स को, कि कायरल सेंटर क्या होगा, ये ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, इस कार्बन को अपन क्या कहते हैं, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कहते हैं। तो आप डेफिनेशन की बात करें तो देखो, ए कार्बन एटम टू व्हिच फोर डिफरेंट लिगेंड्स ऑफ ग्रुप आर अटैच्ड एंड कॉल्ड कायरल कार्बन, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीजिए, मेरे पास एक कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसीज यदि मैं डिफरेंट कर दूं A B C and E and D, यहाँ पर पता चला इस कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, तो इस तरह के कार्बन को आप क्या कह सकते हो, कायरल कार्बन या कायरल